नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। जी, आज का जो हमारा विषय है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं यहां स्पेशल एजुकेशन की या जनरल एजुकेशन, यहां से आपको स्पेशल एजुकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन और जनरल एजुकेशन में हम ये कह सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा आज कौन सा विषय होने वाला है, इससे पहले एक बार मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जो जीवन उपयोगी हैं। एक तो यहां पे कभी भी जीवन में जो भी कार्य आपने किए हैं उसके लिए पश्चाताप ना करें, आगे बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही रहती है कि हम अपने अतीत में रहते हैं। उससे निकलिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और अपनी तैयारी को इस ढंग से कीजिए कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। हमें ध्यान क्या रखना है, कंसिस्टेंसी का, निरंतरता का। आप ये जो भी वीडियो मैं आपको भेजता हूं, आप इसको डेली सुने और अपनी प्रैक्टिस करें। अपना कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर या प्रीवियस पेपर उठाएं, उसको डेली एक्सरसाइज के तौर पे करें, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीपीजी, एक स्पेशल एजुकेशन का ऐसा टॉपिक जो काफी चर्चित रहता है, काफी फेमस है। सीपी हम कह सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो यहां पे सीपी है क्या और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से लक्षण इसमें होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो सीपी के बारे में हमें बताते हैं या कौन सी भ्रांतियां लोगों के बीच में प्रचलित हैं, इन सभी को लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, हम सेरेब्रल पाल्सी की डेफिनेशन से। जी, तो यहां पे सेरेब्रल पाल्सी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है और परिभाषा के मायने क्या हैं। देखिए, जब भी यहां मैं बात करता हूं सेरेब्रल पाल्सी, सीपी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करूं, आरपीडब्ल्यू यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की 2016 में जो आया था, इसके अनुसार यहां पे सेरेब्रल पाल्सी की जो परिभाषा है, इट मींस यानी सेरेब्रल पाल्सी मींस ए ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव, यानी यहां पे ऐसे नॉन प्रोग्रेसिव हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, अवस्थाएं जिनका ये समूह है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सेरेब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखना है। नॉन प्रोग्रेसिव यानी यहां पे इसमें जो कंडीशन या जो स्थिति रहती है वो हमारी बनी रहती है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो समय के अनुसार बढ़ती चली जाती, यानी नॉन प्रोग्रेसिव है। जैसे यहां पे मान लीजिए, अगर मान लो कोई बीमारी आपको होती है, जैसे कोई भी ऐसी बीमारी, कैंसर है, या इस तरह से रोकथाम ना की जाए तो वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन सीपी क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव एक डिसऑर्डर है और इसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी एक न्यूरोलॉजिकल हमारी अवस्था आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, जो अफेक्ट करती है किसको, जो प्रभावित करती है हमारी बॉडी मूवमेंट्स को, मसल्स कोऑर्डिनेशन यानी मांसपेशियों के यहां कोऑर्डिनेशन को, उनके समन्वय को। और इसके साथ साथ ये जो हमारा बॉडी मूवमेंट्स, मसल्स कोऑर्डिनेशन या बैलेंस गड़बड़ हुआ है, ये हमारा किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का एक या उससे ज्यादा विशेष अक्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं, यानी मस्तिष्क का एक या उससे ज्यादा पार्ट्स यदि हमारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या हम कहें उसमें कोई भी इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से यहां पे ये सारी जो हमारी मूवमेंट्स है ये रुक जाती हैं। और ये जो इंजरी है ये स्पेशली हमारी कब पनपती है, होती है, ये हमारा प्रीनेटल स्टेज में, या हम कहें बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड जस्ट आफ्टर या शॉर्टली आफ्टर बर्थ। यानी ये जो हम कहें जो डैमेज हुआ है, यानी कोज्ड बाय डैमेज वन और मोर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन, यानी जो भी हमारे इस कोऑर्डिनेशन या इस तरह से एरियाज जुड़े हैं, इसमें कोई एक सिंगल पार्ट नहीं होता, बल्कि एक से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। जो हमारे लोब्स हैं वो, जैसे ऑक्सीपिटल लोब की बात करें, पेरिटल लोब या इस तरह से, वो कई सारे क्षेत्र यहां प्रभावित हो सकते हैं। जितना ज्यादा एरिया प्रभावित होगा उतनी ही कंडीशन पुअर हो जाएगी, उतनी ही अवस्था खराब होगी। तो यहां पे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन ये डैमेज हो जाएंगे, यूजुअली अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी जन्म से पहले भी सीपी हो सकती है, जन्म के दौरान भी हो सकती है, या जन्म के तुरंत बाद हम कहें। और इस तरह से हम एक परिभाषा को जान लेते हैं जो सीपी के बारे में है। जो बच्चे यहां हिंदी वाले हैं वो भी देख ले। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी का शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली एक गैर प्रगतिशील यानी नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो
यहां मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पनपती है या होती है, और आमतौर पर यह जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद हो सकती है। यह परिभाषा किसमें है? हमारे RPWD एक्ट में। तो आपको यह परिभाषा याद रखनी है, इसी के अनुसार आपको अपना आंसर चूज करना है। अब आगे बात करते हैं जी, यहां पे और क्या खास बात हो सकती है। देखिए सीपी की अगर हम बात करें, एक और परिभाषा जो फिजियोथेरेपी या इस तरह की बुक्स में अक्सर आपको मिल जाएगी, ये कहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी इज ए परसिस्टेंट, यानी ये एक क्रॉनिक डिजीज है, निरंतर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं होगी, ये क्रॉनिक है, और यही आपको एग्जाम में याद रखना है। यानी सीपी इज ए परसिस्टेंट बट नॉट अनचेंजिंग, यानी यहां पे चेंज नहीं कर सकते लेबलिंग को या इस तरह से, एक अनचेंजिंग डिसऑर्डर, यानी वही कंडीशन बनी रहती है ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहां सेरेब्रल पाल्सी गति और मुद्रा का एक निरंतर लेकिन अपरिवर्तनीय विकार है। तो ये हमने परिभाषाओं के तौर पे जाना कि सीपी में होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क का एक या एक से ज्यादा क्षेत्र हमारा इंपेयर्ड, क्षतिग्रस्त हो जाता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से यहां पे हमारा जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, या हम कहें उनकी जो मूवमेंट है, या हमारा जो बैलेंस है, वो सब गड़बड़ हो जाता है। ये यहां पे मैं आपको बता दूं, पैरालिसिस से और पोलियो से अलग बात है, उससे अलग हमारा एक विकार है, ये भी ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आप सारी बातें समझ जाएंगे। अब देखिए यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है जी, इसमें हमें यह ध्यान रखना है, एक हमारे एक ऐसा कोट, एक डेफिनेशन, या मैं कहूं एक इस तरह का कोट कई बार पेपर में दे दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कथन। तो ये कथन टाइप भी कई बार डिसेबिलिटी के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में दे दिए जाते हैं। हैविंग एन इंटेलिजेंट माइंड इन ए डिसओबीडिएंट बॉडी, यानी एक अवज्ञाकारी शरीर में बुद्धिमान मन का होना, यह एक तरह से सेरेब्रल पाल्सी को दर्शाता है। अगर आपको याद हो हॉकिंस, जो अभी जिनका निधन हुआ कुछ समय पहले, तो वहां पे आप देखेंगे वो व्हील चेयर पे रहते थे, लेकिन दिमाग उनका गजब था, जीनियस थे वो व्यक्ति। यहां पे हमें ध्यान रखना है, हैविंग एन इंटेलिजेंट माइंड इन ए डिसओबीडिएंट बॉडी, ये जो कथन है ये हमारा सेरेब्रल पाल्सी के बारे में चलता है, सीपी के बारे में। तो ये हमें ध्यान रखना है, सीपी क्या है? हमारा एक ऐसा जिसमें शरीर हमारा अवज्ञाकारी है लेकिन हमारा मन बुद्धिमान हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या सभी यहां पे इंटेलिजेंट होंगे? नहीं। ये मैंने कहा कि मस्तिष्क के कौन कौन से एरियाज हमारे प्रभावित हैं उसके हिसाब से, या कितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से यहां पे तय होगा। लेकिन फिर भी यह देखा जाता है कि मोस्टली केसेस में हमारा यहां पे मस्तिष्क के विकास अवरुद्ध नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेशन पुअर होता है। अब जी आगे बात करते हैं यहां पे कि इस जो सेरेब्रल पाल्सी की हम बात करें जी, सीपी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर यहां पे यह देखा जाए कि ये जो हमारा सेरेब्रल पाल्सी है, यानी सीपी की बात करें, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले किसने बात की? तो सबसे पहले ये जो टर्म यूज की थी ये विलियम जॉन लिटल ने की थी। किसने यूज की? विलियम जॉन लिटल जी। यहां पे जॉन लिटल ने इसको सबसे पहले यूज किया था, लिटल सिंड्रोम के नाम से भी कई बार इसको बोल देते हैं। तो यहां विलियम जॉन लिटल की अगर हम बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी द नोन एज सेरेब्रल पैरालिसिस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय इंग्लिश सर्जन, यानी ये इंग्लैंड से इंग्लिश सर्जन थे विलियम जॉन लिटल, और इन्होंने 1860 में इस टर्म को क्वाइन किया था। यानी सेरेब्रल पाल्सी हमारा 1860 में काफी प्रचलित हुआ। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि जो यहां पे विलियम जॉन लिटल थे, इनका यह मानना था कि जो हमारा सेरेब्रल पाल्सी होता है, सीपी होता है, उसका जो मेजर कॉज होता है, चीफ कॉज होता है, वो एस्पेक्सिया यानी अस्पेक्सिया है। इसमें क्या होता है? हम ये कहेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी जन्म के दौरान ये हम कहें लिटल रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अस्पेक्सिया ड्यूरिंग बर्थ एज ए चीफ कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, यानी हम कहेंगे ड्यूरिंग, देखिए यहां पे क्या है, ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के समय जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसके कारण बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है। लेकिन यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि एक और महान हस्ती जिसको हम सिगमंड फ्राइड के नाम से जानते हैं, सिगमंड फ्राइड ने, देखिए 1897 के बाद सिगमंड फ्राइड का ये कहना है, जब उन्होंने इसके बारे में जाना और उसने यहां पे क्या कहा कि जो सिगमंड फ्राइड थे, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, इन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा सेरेब्रल पाल्सी है ये जन्म के दौरान डिफिकल्टी होने से या ऑक्सीजन की कमी होने से नहीं होता, एनोक्सिया वगैरह से नहीं होता, बल्कि ये हमारा जो है
प्रीनेटल यानी जो हमारा फीटल डेवलपमेंट है, यानी जो फीटल स्टेज होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज में, उसके यहां पे अबनॉर्मल होने से या हम कहें उसके अफेक्ट होने से होता है। देखिए जॉन लिटल क्या है, एक इंग्लिश सर्जन है, एक डॉक्टर है पेशे से। इनका यह कहना है सेरेब्रल पाल्सी तब हमारी उत्पन्न होती है, पनपती है, जब यहां बच्चे का जन्म और उसके दौरान की जो अवस्था है उसमें ऑक्सीजन की कमी या इस तरह डिफिकल्टी आ जाए। लेकिन यहां सिगमंड फ्राइड ये मानते हैं कि जो सेरेब्रल पाल्सी है वो हमारी प्रीनेटल स्टेज में, जो फीटल स्टेज है, उसके अफेक्ट होने से हो जाती है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है, सीपी के बारे में कथन कौन कौन व्यक्ति दे चुका है, विलियम जॉन लिटल और सिगमंड फ्राइड, इन दोनों ने सीपी के बारे में बात की। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले टर्म किसने यूज की, तो यहां पे आंसर बनेगा जॉन लिटल। अब दूसरी बात करें यहां पे कि रिसर्च कंडक्ट हुए, यानी सीपी को लेके जो रिसर्च कंडक्ट हुए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक, इसके द्वारा यहां पे कंडक्ट किए गए, NINDS के द्वारा, इन्होंने भी सुजेस्ट किया है कि ओनली स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, यानी बहुत थोड़े से केसेस, बहुत कम केसेस, ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस ऑफ सीपी आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बहुत कम मात्रा में हमारे केसेस निकल के आते हैं सीपी के। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर यहां पे डॉक्टर लिटल ने जो अपना काम शुरू किया था सीपी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उन्होंने सीपी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया हो। यहां पे 1830 में उन्होंने काम किया और जब अपने प्रारंभिक लेक्चर देने शुरू किए थे, शुरुआती लेक्चर, तो वो इस बात पर देते थे कि बच्चों को ड्यूरिंग बर्थ जो इंजरीज होती हैं उसके क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं उसकी लेटर लाइफ पे, या कौन कौन से वहां पे उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसको लेकर वो काम कर रहे थे। और इसी दौरान 1860 में उन्होंने अपने करियर की एक तरह से जो बड़ी अचीवमेंट उनको मिली वो सीपी के तौर पे मिली। तो यहां पे डॉक्टर लिटल सेरेब्रल पाल्सी नो work began in the 1830s when he started giving lecture on how birth injuries can greatly impact children, कि किस तरह से वो उसको प्रभावित करती हैं। अब इसके बाद जी हम बात करते हैं एक और यहां पे दिग्गज जो जुड़े हैं किससे, सेरेब्रल पाल्सी, और वो है विलियम ओसलर। देखिए विलियम ओसलर को यहां फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो आधुनिक हमारी मेडिसिन है, उसके पिता माना जाता है। यहां पे ये खुद बीमारियों से पीड़ित थे और इसलिए इनका इंटरेस्ट जो है मेडिसिन को या बीमारियों को जानने में ज्यादा था। इसलिए यहां पे ओसलर साहब की बात करें, एज में छोटे थे, किससे, विलियम जॉन लिटल से। यहां पे इन्होंने अपना जो मुख्य काम शुरू किया वो हमारा 1882 1890 का जो दौर था उसमें काफी प्रचलित रहे। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने डजन ऑफ सीपी केसेस, यानी दर्जनों भर सीपी के केसेस को अच्छे ढंग से यहां पर क्लासिफाई किया, उस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को जाना, और वहां पे हम ये कह सकते हैं कि उसके अंडरलाइन कॉज कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनके बारे में बात की। तो यहां पे इसको डिटेल में जो चर्चा में लेके आए, यानी विलियम जॉन लिटल ने बात तो की लेकिन इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं थी जितना विस्तार से यहां विलियम ओसलर काम कर रहे थे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और उस समय, ये जब उस समय की बात कर रहे हैं जब आदमी अक्सर कंफ्यूज, मोस्टली जो साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज रहते थे कि यहां पे पोलियो, इसको पोलियो कहें या सेरेब्रल पाल्सी कहें, क्योंकि पोलियो में भी यहां पे लगभग वैसे ही बच्चा व्यवहार दर्शाता है। तो यहां पे पोलियो की अगर बात करें तो वो एक वायरस जनित रोग है, जबकि ये मस्तिष्क के, जी ब्रेन के किसी एक पार्ट के डैमेज या उससे अधिक पार्ट के डैमेज होने से होता है। और यही आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर बनेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पे ध्यान ये रखना है ये पोलियोमाइलिटिस से हुआ है, जबकि यहां सीपी का पोलियोमाइलिटिस से कोई भी संबंध नहीं है। और पोलियो में पोलियोमाइलिटिस के अलावा कोई और दूसरा कोज बनता भी नहीं, लेकिन इसमें कई सारे कोज हो सकते हैं। कई सारे कैसे कि प्रीनेटल पे अलग कोज मिलेंगे, पोस्ट नेटल पे अलग मिलेंगे, पेरीनेटल पे अलग मिलेंगे, उन सभी को भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो यहां पे जी आपने जाना। अब बात करते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड दिग्गज मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और यहां पे इनकी अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो काफी कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी को दिया। आज भी यहां पे सिगमंड फ्राइड की अप्रोच काफी पॉपुलर है। चलिए, तो सिगमंड फ्राइड, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, एमडी थे। यहां पे वाज फर्स्ट टू स्टेट दैट सेरेब्रल पाल्सी माइट बी कॉज्ड बाय अबनॉर्मल डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, यानी बच्चे का जन्म से पहले जो असामान्य विकास होता है उसके कारण यहां बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है। ऐसा कौन मानते हैं? सिगमंड फ्राइड। लेकिन जॉन लिटल के साथ इनका जो एक कंट्रोवर्सी थी वो यही थी कि यहां पे जॉन लिटल हैड पोस्टुलेटेड, देखिए पोस्टुलेट क्या होता है, ये हमारी सेल्फ
प्रूफ थ्योरम एक तरह से होती हैं, यानी जिसको हम आत्मशोधक प्रमेय का नाम दे देते हैं। पोस्टुलेटेड दैट सीपी एक्वायर्ड एट बर्थ ड्यू टू डिफिकल्ट लेबर, यानी जो डिफिकल्ट लेबर के दौरान यहां बच्चे में जो उस पर प्रभाव पड़ते हैं उसकी वजह से यहां सीपी हो सकती है, ऐसा लिटिल मानते हैं। ये दोनों में डिफरेंस भी आपने यहां पे जान लिया, ये दोनों में अंतर था। अब इसके बाद जी हम बात करते हैं कि यहां पे जो सीपी है सेरिब्रल पाल्सी, इसको कैसे असेस किया जाए, इसको फिर कैसे मापा जाए। तो इसको मापने के लिए यहां पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक यहां पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, एक वर्गीकरण का यहां पे उन्होंने सिस्टम हमें बतलाया है, जिसको हम जानते हैं GMFCS। जी से ग्रोस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन और सिस्टम, यानी ग्रोस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा टूल है जो हमारा शुड बी यूज फॉर इवेल्युएटिंग सीपी, यानी जो हमारा किसके काम आता है, सीपी को असेस करने के काम आता है। जो सीपी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे सीपी से अफेक्ट व्यक्ति हैं उनको असेस करने के लिए हमारा ये जो स्केल है या क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 5 लेवल पे काम करता है। किस पे? 5 लेवल पे। दिस इज ए 5 लेवल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यहां पे हमें ध्यान रखना है, ये जो 5 हमारे इस तरह के लेवल हैं, ये इस तरह से चलेंगे, यानी हम कहेंगे लेवल 1 पे सीवियरिटी कम, 2 पे ज्यादा, 3 पे और ज्यादा, 4 पे और ज्यादा और 5 पे और ज्यादा। तो आप इस तरह से मान सकते हैं कि लेवल 1 पे यानी लेवल 1 पे गंभीरता कम नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे लेवल 5 पे जाएंगे तो गंभीरता आपको ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं जी लेवल 1 की, कि लेवल 1 क्या हो सकता है, इसके बारे में यदि बात की जाए तो लेवल 1 की बात करें, इसमें हमारा क्या होता है, लेस देन 40% डिसेबिलिटी शामिल होती है। यानी इसमें सीपी वाला कोई बच्चा है तो उसमें जो यहां डिसेबिलिटी आई है, उसमें ये जो डिसऑर्डर पनपा है, इसमें कितनी परसेंटेज मिलेगी, 40% से कम मिलेगी। यानी डैमेज तो है, लॉस तो है, लेकिन 40% से कम है। और 40% से कम होना इस बात का संकेत है कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को अच्छे से चला सकता है। जैसे यहां कैन वॉक इंडोर्स एंड आउटडोर्स, अंदर बाहर आराम से वो जा सकता है, चल सकता है। एंड क्लाइंब स्टेयर्स विदाउट यूजिंग हैंड फॉर और स्पोर्ट, यानी यहां पे वो बिना किसी स्पोर्ट की सहायता से, रेलिंग वगैरह की सहायता नहीं, यानी यहां बिना किसी सहायता से वो यहां पर क्या कर सकता है, स्टेयर्स को चढ़ सकता है। लेकिन ये सारे कार्य करने के बाद जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी उतनी गति के साथ नहीं करता। इन बच्चों को आप चलते तो देखेंगे, लेकिन उतनी गति आपको नहीं मिलेगी जितनी गति एक सामान्य व्यक्ति में होती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी पेस नजर आएगा, गति नजर आएगी, लेकिन यह गति उतनी नहीं होगी जितनी कि एक सामान्य व्यक्ति की होती है। अब बात करें जी लेवल 2। लेवल 2 हमारा दर्शाता है 40 to 50% यहां हमारी एक तरह से अफेक्टेड एरिया को, यानी 40 से 50% का जब लॉस होता है तो उसको हम किस पे रखते हैं, लेवल 2 पे, यानी सतर 2 पे रखते हैं। इस लेवल 2 में क्या होगा, कैन क्लाइंब स्टेयर्स विदाउट ए रेलिंग, यहां बिना रेलिंग, कैन स्टेयर विदाउट ए रेलिंग, यहां चढ़ सकता है, लेकिन हैज डिफिकल्टी विद अनइवन सरफेस, यानी यहां पे अनइवन सरफेस पे क्या होगा, दिक्कत आएगी। यानी ऊंचा नीचा इस तरह का यदि माहौल मिलता है तो ऊबड़ खाबड़ रस्तों पे या हम कहें ऊंचाइयों पर वो नहीं कर पाएगा। और इंक्लाइन जो यहां पे हम बात करें एकदम से तीव्र ढलान होती है, उन पे चलने में कष्ट होता है इनको, यानी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, और भीड़ भाड़ वाले एरिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे कि यहां पे एबिलिटी रन और जंप, यानी यहां पे भागने की और जंप करने की क्षमता, एबिलिटी तो होती है, लेकिन यहां मिनिमम बहुत कम होती है। यानी वो रन यानी दौड़ भी सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्षमता कितनी है, बहुत कम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 2 लेवल की हम बात कर चुके हैं। इस 2 लेवल में आप देख सकते हैं कि उसकी सहायता या उसके बिना भी ये अपना मूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में है पहले लेवल की अपेक्षा। अब जी दूसरी बात करें लेवल 3 की, तो लेवल 3 हमारा 51 to 60% को दर्शाता है। कितने प्रतिशत को, 51 to 60%। और इसमें आप देख सकते हैं
कि अब पहले की तरह वो बिना सहायता के नहीं, बल्कि यहां पे असिस्टिव डिवाइस का यूज करना शुरू कर देगा। इसमें क्या होगा, वॉक विद असिस्टिव मोबिलिटी डिवाइस इंडोर्स एंड आउटडोर्स ऑन लेवल सरफेस, यानी जो लेवल सरफेस जिनका धरातल एक जैसा है, वहां पर बाहर अंदर जाने के लिए यहां पर असिस्टिव डिवाइस का वो एक सहायक उपकरण का उपयोग करना शुरू कर देगा, जो आपको यहां पे नजर आ रही है। दूसरी बात, यहां मे बी एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स यूजिंग ए रेलिंग, रेलिंग की सहायता से स्टेयर्स भी यहां चढ़ सकता है। लेकिन यहां पे ऐसे बच्चे अगर मान लो लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तय करनी है या ऊंचे नीचे यहां पे धरातल पर उसको जाना है, तो फिर यहां पे इसमें वो क्षमताएं नहीं देखी जाती। मे प्रोपेल ए मैनुअल व्हील चेयर एंड असिस्टेंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहां पे फिर उसकी हमें असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ जाती है, सहायता की। अब लेवल 3 के बाद आता है जी हमारा लेवल 4, जो हमारा दर्शाता है 61 to 79% तक की हमारी एक तरह से असक्षमता को। तो यहां पर जो लॉस है वो एक तरह से हम मान सकते हैं 60 से 80, यानी रफली बात करें 61 to 79। इसमें क्या होगा, जी इसमें यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चा अब पहले की अपेक्षा, देखिए पहले की अपेक्षा क्या हुआ, और ज्यादा गंभीर है यहां पे। तो यहां वॉकिंग एबिलिटी सीवियरली लिमिटेड, जो उसकी चलने की क्षमता भी थी वो भी बुरी तरह से यहां पे प्रभावित होती है, बिल्कुल सीमित हो जाती है। इवन विद असिस्टिव डिवाइस, यानी सहायक उपकरण भी आप दे देते हैं तो भी वो काफी सीमित हो जाती है। दूसरा, यूजेस व्हील चेयर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी यहां पे मोस्टली टाइम व्हील चेयर का यूज करना पड़ता है, और यहां पे हमें ध्यान रखना है विदाउट असिस्टेंस वहां उसके लिए कष्टदायी होता है। यानी इसमें सेंसेशन तो है, अपने हेड को बैलेंस कर लेगा यहां पे, या हम कहीं छोटे मोटे थोड़ा सा यहां पे उत्तेजना भी दिखाएगा, लेकिन यहां फिर भी उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब लेवल 5 पे जाते हैं तो यहां टोटली डिपेंड ऑन अदर्स, यानी इसमें लेवल 5 पे जब आप जाएंगे तो लेवल 5 पे क्या नजर आएगा जी, लेवल 5 पे नजर आएगा हैज फिजिकल इंपेयरमेंट दैट रिस्ट्रिक्टेड वॉलेंटरी कंट्रोल, यानी अब बच्चे का ऐच्छिक नियंत्रण समाप्त, यानी अपने शरीर पे अपनी इच्छा से अब उसका कोई नियंत्रण नहीं। और एबिलिटी टू मेंटेन हेड नेक पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी गर्दन तक को जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं संभाल के रख सकता। अभी आपने अपनी गर्दन को संभाले रखा है, अपने शरीर को, लेकिन यहां पे जब गंभीर रूप से लेवल 5 की गंभीरता आती है तो यहां पे वो हेड नेक पोजीशन को ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं मेंटेन रख पाता। कैन नॉट सिट और स्टैंड इंडिपेंडेंटली, ना वो बैठ सकता है ना वो चल सकता है बिना किसी सहायता के, या हम कहें स्वतंत्रता पूर्वक वो नहीं कर सकता। इवन विद अडेप्टिव इक्विपमेंट, यानी सहायक उपकरण ये इस तरह की चीजें दे देंगे तो भी वो नहीं कर पाएगा। कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वॉक बट मे बी एबल टू यूज पावर मोबिलिटी, तो यहां पे पावर वगैरह के यदि डिवाइस दिए जाते हैं या उपकरण की बात करें तो वहां पे वो थोड़ा बहुत अपने लिए कर सकता है, वरना टोटली डिपेंड ऑन अदर्स। ये जो हमारे 5 लेवल थे, इन 5 लेवल को यहां पे हमने किस में बांटा था, ग्रोस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें ये 5 लेवल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जी आगे बात करते हैं कि सीपी सेरेब्रल पाल्सी के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सीपी के क्या लक्षण हो सकते हैं, एक बार आप देखिए। हाँ जी, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स ऑफ सीपी। कि सिम्टम्स की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं सेरेब्रल पाल्सी के, कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखिए, इसमें दैहिक क्रियाओं के समन्वय का अभाव होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, यानी यहां पे जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी दैहिक क्रियाएं हैं, फिजिकल हमारी एक्टिविटीज हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। फिर यहां गतिविधियों में अनियमितता और संस्तंभन यानी स्पेस्टिसिटी, इसमें क्या होता है, इंक्रीज मसल स्टोन, यानी हमारी मसल स्टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी जिस कार्य को हम एक नॉर्मल गति से करते हैं, नॉर्मल जैसे मान लीजिए उठना बैठना हाथों को हिलाना, हमारा करने का एक, देखिए ये जैसे मेरे हाथों मूवमेंट देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल स्पीड है और मेरा कंट्रोल भी है। लेकिन ऐसे में जब स्पेस्टिसिटी आती है, जो कि एक टाइप भी है किसकी, सीपी की, तो यहां पे स्पेस्टिसिटी जब आती है व्यक्ति में,
तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारे मसल्स जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी जल्दी से रिस्पॉन्स होते हैं हाथ पैरों के इस तरह से। तो यहां पे चाहता तो वो बिल्कुल आराम से था, लेकिन उसके पर्सनल कंट्रोल में नहीं, वहां पे वो तीव्र गति से हो जाता है। तो ये हमारा संस्तंभन यानी स्पेस्टिसिटी है। मांसपेशियों में यहां पे क्या होगा, मांसपेशियों में सिकुड़न और जकड़न मिलती है। अनैच्छिक गतिविधियां, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, जिसपे उसका अपना पर्सनल कंट्रोल नहीं होता। अभी मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर हमारा एक पर्सनल कंट्रोल रहता है, लेकिन जो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्ट हो जाता है उसका अपना पर्सनल कंट्रोल नहीं रहता। आगे जी हम इसमें बात करें कि इसके बाद चलने के विभिन्न असामान्य प्रतिमान, यानी ऐसे में बच्चे में चलने के असामान्य ढंग से चलेगा, क्लब फुट या इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। और यहां पे बच्चा जब चलेगा असामान्य, और उसका एंगल जो बनता है वो भी अंदर की तरफ बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे इस तरह से बच्चा अंदर की तरफ, पैरों को और हाथों की जो मूवमेंट है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर इस तरह से हाथ भी अंदर लाता है और पैर भी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये हमारे जो एंगल हैं वो अंदर की तरफ बनते हैं। असामान्य प्रतिमान होते हैं चलने के। वाणी बाधिता, स्पीच इंपेयरमेंट आ सकती है। सीपी के बच्चों में जब आप कोमोर्बिडिटी बढ़ेंगे, कोमोर्बिडिटी यानी संलग्नता या एसोसिएटिव डिजीज डिसऑर्डर की बात करेंगे, तो उसमें आप स्पीच इंपेयरमेंट को भी जरूर पढ़ेंगे। हालांकि आज मैं कुछ बेसिक सी बात करूंगा और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सीपी पे ही, उसमें और ज्यादा डिटेल से हम जाने वाले हैं। तो यहां पे और क्या हो सकता है, व्यापक तथा उत्तम दैहिक कौशलों के लिए असक्षमता। वो कौन से हैं, इनएबिलिटी टू कंप्रीहेंसिव एंड फाइन मोटर बॉडी स्किल। यहां पे हमें ध्यान रखना है, फाइन जो हमारी स्किल होती है जिसमें हमारा जो छोटी सूक्ष्म मांसपेशियां हैं काम में आती हैं, यहां पे उसमें भी क्या होगा, एक तरह से इनएबिलिटी आ जाएगी। फिर यहां पे हमारा सेंसेशन, जो संवेदना है किसी भी उद्दीपक के प्रति, वो सामान्य नहीं रहेगी। और जब सेंसेशन ही हमारी ठीक नहीं, तो परसेप्शन, जब मैं किसी चीज को ना तो ठीक से बोल पा रहा, ना सुन पा रहा, ना देख पा रहा, तो वहां पे उसको ठीक से अर्थ कैसे प्रदान करूंगा। यानी सेंसरी अगर डेफिशिएंसी आएगी तो परसेप्चुअल डेफिशिएंसी ऑलरेडी हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये सामान्य है। और ये भी ध्यान रखना है विच पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन इज अफेक्टेड एंड हाउ मच। ये इस बात को तय करता है कि बच्चे में सीवियरिटी कितनी होगी, यानी बालकों के लक्षण में विभिन्नताएं मिलेंगी। सीपी के सभी बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, सब में विभिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन इस बात पे ये निर्भर करेगा कि बालकों में कौन सा एरिया ग्रसित हुआ है और कितना हुआ है, यानी कौन सा पार्ट अफेक्ट है और कितना डैमेज उसमें हुआ है। ये इस बात को बताएगा कि वहां पे बच्चे में कितनी गंभीरता बनेगी। जी अब बात करते हैं प्रॉब्लम, कि जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं, जो उससे प्रभावित हैं, इस सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित होने के बाद उसमें कौन कौन सी समस्याएं, प्रॉब्लम यहां उत्पन्न होती है। तो प्रॉब्लम में यहां पे मैं बता दूं, यहां फिजिकल एक्टिविटीज में दिक्कत आती है या बॉडीली एक्टिविटीज में, सीटिंग पोजीशन में दिक्कत रहती है, सीटिंग पोस्चर में, टाइटनेस, जकड़न ऐंठन हो जाती है, क्रैम्प्स, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि हाथ पैरों में जकड़न और अकड़न मिलती है। अक्सर बच्चों को आप देखेंगे इस तरह से हाथ मुड़ जाते हैं इस तरह से, तो यहां पे आप देखेंगे ये जो इस तरह की यहां शेप बन रही है हाथ पैरों की, वहां पे वो टाइटनेस और क्रैम्प्स का ही क्या है, उदाहरण है। नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है। कई बार यहां पे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी भी आ सकती है, यह भी ध्यान में रखना है। ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि ब्रेन के यहां पे पार्ट डैमेज होते हैं और हमारा ब्रेन इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। कई बार यह हो सकता है कि हमारी मेंटल फैकल्टी भी उससे प्रभावित हो जाएं, तो ऐसे में यहां रिटार्डेशन आ सकती है। देखिए मैंने कहा कि इंटेलेक्ट, यहां पे इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल से ऊपर ही मिल सकता है, मिल जाता है आपको, लेकिन कई बार इस तरह की यहां पे एक बाध्यता आ जाती है, कई बार यहां पे एक कंडीशन बन जाती है जिसमें हमारी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एसोसिएटिव कंडीशन में आप इजीली जान सकते हैं। देखिए कौन कौन सी यहां अदर लिमिटेशन है, यानी कौन कौन सी एसोसिएटिव कंडीशन है। एसोसिएटिव कंडीशन की बात करें हम, या मैं बात करूं यहां पे किसकी, कोमोर्बिडिटी की, तो कोमोर्बिडिटी में संलग्नता की हम बात करें तो इसमें विजुअल इंपेयरमेंट, यानी सीपी वाले बच्चों में विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मस्तिष्क के एरिया ग्रसित होते हैं, हमारे प्रभावित होते हैं, और मस्तिष्क का ही मेनली काम होता है इंफॉर्मेशन, ये जैसे मान लो कोई भी हम एनवायरमेंट को देखते हैं, उसको ग्रहण करना, उसका मीनिंग साइन करना या फोकस बनाना, वो सारा जो है हमारा ब्रेन पे डिपेंड है।
फिर हियरिंग का भी काम जो है वो यहां से कंट्रोल हो रहा है। सिर्फ कान का ही काम नहीं होता, ब्रेन का भी उसमें शामिल होते हैं पार्ट। स्पीच इंपेयरमेंट की बात करें, वाणी, जैसे ब्रोका वर्निक की बात की थी, तो यहां पे विजुअल इंपेयरमेंट भी सीपी वाले बच्चों में देख सकते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट एचआई आ सकती है, और इसके अलावा स्पीच इंपेयरमेंट यहां पे हो सकती है। एपिलेप्सी या सीजर यहां पे बच्चों में देखा जा सकता है, फिट्स वगैरह जिसको आप बोलते हैं, और यहां पे सब नॉर्मेलिटी या हम कहें लो आईक्यू भी कई बार देखा जा सकता है। तो ये यहां पे क्या बना, कोमोर्बिडिटी। ये यहां पे एसोसिएट सहायक स्थितियां, यानी सहायक संलग्न स्थितियों की अगर बात करेगा तो ये यहां पे मुख्यतः 5 मैंने मेंशन की है। हालांकि एग्जाम में एक एएसडी को दे दिया था, और एएसडी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वैसे अलग से नहीं, लेकिन यहां पे जब बच्चे में विजुअल, हियरिंग, स्पीच या इस तरह की, या हम कहें लो आईक्यू, इस तरह की गंभीरताएं जब आ जाती हैं तो वो दूसरों के साथ संप्रेषण नहीं करता और सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है उसका कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन स्किल। तो ऐसे में यहां पे वो उसमें जो डेवलप होते हैं वो ऑटिस्टिक फीचर डेवलप हो जाते हैं, यानी संवलीन विकार की तरफ बच्चा जाना शुरू हो जाता है। तो यहां पे आप सभी ने किन चीजों को जाना कि कौन कौन सी ऐसी संलग्न स्थितियां हैं जो एएसडी के साथ हो सकती हैं, और वो कौन सी बनी, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग, स्पीच, एपिलेप्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन। अब यहां तक उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अब यहां मैं कुछ तथ्यों की बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि भ्रांतियां पैदा कर देते हैं अक्सर व्यक्तियों में। और भ्रांतियां कैसी कैसी कि यहां पे सीपी के बारे में हम ये मान लेते हैं कि मदर से आया है या फादर से आया है, हेरिडिटी। नो, यहां पे सेरेब्रल पाल्सी वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, और न ही यह कोई रोग है, यानी सीपी इज नॉट रिलेटेड टू इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, नॉर इट इज ए और नॉर इज इट ए डिजीज, यानी ना ही क्या है ये एक रोग है और ना ही क्या है ये वंशानुक्रम से संबंधित है। फिर है क्या ये कि ना तो वंशानुक्रम से और ना ही ये कोई रोग है, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें यहां पे संक्रमण नहीं है, ये संक्रमण तो फैलता है, बढ़ जाता है, लेकिन यहां पे ये संक्रमण भी नहीं है, क्योंकि यहां ये प्रोग्रेसिव नेचर का नहीं होता, ये नॉन प्रोग्रेसिव है। ये तो एक कंडीशन है, एक दशा है, एक ऐसी स्टेट है, एक दशा है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो जीवन पर्यंत बनी रहती है, लाइफ लॉन्ग। इसको हम बोल सकते हैं ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक यानी एक जीवन पर्यंत बने रहने वाला न्यूरोलॉजिकल विकार। तो यहां तक आपने जाना कि जी ना तो हेरिडिटी के कारण सीपी होता है, और ना ही यहां पे हम ये कहें कि कोई ऐसी डिजीज है जो यहां संक्रमण या इस तरह से फैलती है। ये तो एक ऐसा हमारा नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो जीवन पर्यंत बना रहता है। दूसरी बात, यहां पे इससे जीवन को खतरा नहीं होता। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जीवन को कोई खतरा नहीं है, यानी यहां पे हमारी लाइफ जो है वो डेंजर में, थ्रेटनिंग नहीं है। यदि समय पर इसमें इंटरवेंशन, हस्तक्षेप ना किया जाए तो इसकी व्यवस्थापन यानी इसको मैनेज करना इसको ऑर्गेनाइज करना कठिन हो जाता है। दूसरी बात, बच्चों की जो लाइफ अवधि है, जीवन अवधि, वो सामान्य व्यक्तियों जितनी होती है, जैसे हमारी आपकी है उतनी ही अवधि मिलेगी इनमें भी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जितनी यहां पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उतनी ही लगभग इनकी रहती है। फिर वाणी तथा बौद्धिक सक्षमता दोषों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी जो हमारे वाणी संबंधी या इंटेलेक्चुअल संबंधी जो यहां दिक्कत पाई जाती है बच्चों में, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब यहां पे हो सकता है किसी में यहां पे ब्रेन ठीक हो, और सॉरी विजुअल एक्विटी ठीक हो, और यहां पे लेकिन आईक्यू ठीक ना हो। कुछ में यहां पे आईक्यू ठीक हो लेकिन विजुअल ना हो। स्पीच, कई में हो सकता है कि स्पीच भी नहीं है, विजुअल भी नहीं है और रिटार्डेड, तो यहां पे मल्टीपल की तरफ भी जा सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इनमें कितना दोष होगा, कितना यहां पे वो सीवियर होगा, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड है। फिर यहां पे कि सीपी के 90% बच्चों में, 90% बच्चों में जो पक्षाघात है यानी जो पाल्सी होती है वो जन्म प्रक्रिया के समय होता है, यानी जन्म से पहले या जन्म प्रक्रिया के दौरान। तो इन 90% केसेस पाल्सी अकर्स बिफोर बर्थ एंड ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, यानी जन्म और जन्म से पहले की जो प्रक्रिया है उस दौरान यहां 90% बच्चों में सीपी होने के चांस है। और वो क्यों है मैंने बताया, डिफिकल्ट लेबर है या ऑक्सीजन की कमी, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको अभी हम स्टडी करने वाले हैं। अब यहां इसका मुख्य कारण क्या है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, ये एक सबसे बड़ा कारण। किसके अनुसार, लिटल के अनुसार। तो जॉन लिटल, जिसको लिटल सिंड्रोम भी कई बार बोल देते हैं सीपी को, तो यहां लिटल की जब हम बात करते हैं उन्होंने एनॉक्सिया की बात की थी।
और आगे यहां प्रीमेच्योर बर्थ, यानी जो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाते हैं। अब प्रीमेच्योर बर्थ में क्या होता है कि वहां पे ब्लड का ठीक से पूरा फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं, जो मेंटल फैकल्टी हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, क्लोटिंग उसमें हो सकती है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। लेकिन 1% बच्चे ही ऐसे मिलते हैं जो प्रीमेच्योर बर्थ वाले हैं और उनमें सीपी हो जाती है। तो ये सभी आपने यहां पे फैक्ट जाने। अब बात करते हैं जी इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यानी सेरेब्रल पाल्सी के कौन कौन से कारण हैं। तो कारण यहां पे मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं आप। कौन कौन से? प्रीनेटल, यानी जन्म से पूर्व। ये कौन से हुए? हमारे जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व के जो कारण हैं वो हमारे प्रीनेटल हैं। जन्म के दौरान ये हमारे किसमें? पेरीनेटल। जन्म के बाद ये किस में आएंगे? पोस्टनेटल में। तो तीनों तरह के कारण यहां मौजूद हैं। यानी जो सेरेब्रल पाल्सी है वो जन्म से पहले भी, जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने कहा, जन्म के दौरान भी, जैसा कि ऑसलर या लिटल बात कर रहे हैं, या जन्म के बाद भी, जैसे और अनेक मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर बात करते हैं। अब यहां पे देखिए, इसमें ध्यान रखना है प्रीनेटल पे कौन से कॉज होंगे। यहां प्रीनेटल की बात की जा रही है। प्रीनेटल कॉज कौन से हो सकते हैं? प्रीनेटल यहां पे हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी गर्भावस्था में यदि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक से ऑक्सीजन का संचार नहीं होता या उसको नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से यहां पे बच्चे में सीपी होने के चांसेस हैं। एनोक्सिया, एस्पेक्सिया की जो मैंने बात की है, ये ध्यान रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन वॉर्म के पीरियड के दौरान भी हो सकती है। ड्रग्स और अल्कोहल, यदि मदर यहां पे ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करती है या टॉक्सिक यहां पे सब्सटेंस इनहेल करती है, जहरीले या इस तरह से हम कहें कुछ ऐसे पदार्थ जो मादक पदार्थ हैं जिनका सेवन प्रतिबंधित है या नहीं लिए जाने चाहिए, अगर उन चीजों को यहां पे लिया जाता है तो उसकी वजह से भी यहां बच्चे में सीपी हो सकती है। मदर्स इंजरी, मान लो कई बार महिलाओं को गिर जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चोट लग जाती है या और कोई इंजरी हो जाती है, तो इसलिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा मामला है, बड़ा सिक्योर होना चाहिए एनवायरमेंट। तो यहां मदर्स इंजरी, वो भी बच्चे पेट के बल गिर जाती है इस तरह से, तो उसकी वजह से बच्चे का वहां ब्रेन डैमेज हो सकता है, वॉर्म में भी। रेडिएशन, ये ज्यादा जो इस तरह एक्सरे एमआरआई या इस तरह की जो रेडिएशन है वो भी कई बार बच्चे को अफेक्ट कर देती है, उसके मस्तिष्क पे प्रभाव डाल देती हैं। फिर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, यहां पे जो हमारा सर्कुलेटरी, ये जो संचार हमारा पूरा सिस्टम चला हुआ है ब्लड का इस तरह से, तो यहां सर्कुलेटरी प्रॉब्लम यदि हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को, तो यहां उससे भी क्या हो सकता है, बच्चे को यहां सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावना हो सकती है। फिर प्रीमेच्योर बर्थ, देखिए प्रीमेच्योर बर्थ, इसको ध्यान रखना, कई बार कुछ पेरीनेटल में डाल देते हैं, कुछ प्री में, ये डिबेट का इश्यू है, उस पे ना जाके यहां कई बार प्रीमेच्योर बर्थ हो जाते हैं। और प्रीमेच्योर बर्थ यानी जो हमारा एक परिपक्वता का पीरियड है, जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी या हम कहें कंसेप्शन टू 38 वीक्स का प्रोग्राम है, उससे पहले यदि बच्चे का जन्म होता है तो प्रीमेच्योर बर्थ हम उसको कहते हैं। इसके दौरान क्या होता है कि बच्चे के यहां पे मसल्स की बात की जाए या मैं कहूं यहां ब्रेन की बात की जाए या उसका मैं कहूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वो डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से यहां डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मदर, माता का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, अगर उसमें विकार है, उसमें प्रॉब्लम है, तो माता का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कई बार बच्चे को सीपी की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए स्वस्थ रहें, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखें, रेडिएशन की चपेट में ना आए, इंजरी से बचें। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे इस तरह के विकार होने से या मदर अगर ये सिक्योरिटी नहीं रखती, सुरक्षा सेफ्टी नहीं रखती, तो वहां बच्चे में सीपी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जी आगे हम बात करते हैं पेरीनेटल स्टेज पे, यानी जन्म के दौरान की जो अवस्था है, ये मान लो पेरीनेटल, ये प्री और ये पोस्ट। तो जन्म के दौरान की अवस्था में क्या हो सकता है, देखिए बर्थ इंजरी या ट्रॉमा, यानी जन्म के दौरान जो इंजरीज आती हैं उनको बोलते हैं बर्थ इंजरी, यानी बर्थ के दौरान। और इसमें आगे भी हम बात करेंगे बर्थ इंजरी कौन सी, कि जब वहां पे बच्चे का जन्म, उस दौरान की बात करें, उस समय जो इंजरीज होती हैं, जैसे वहां पे सिर का प्रेस हो जाना, गिर जाना, या लेबर पेन ठीक से ना होना, या हम कई बार देखें कि वहां ठीक से वहां पे संकुचन ना हो पाना, तो वहां कई बार मसल्स मदर की रिजिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां बच्चा उसकी मेंटल फैकल्टी प्रेस हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये सबसे बड़ा कारण माना है जॉन लिटल ने बर्थ इंजरी का।
फिर टॉक्सिक सब्सटेंस और केमिकल यदि उस दौरान अचानक से, जैसे बच्चे के मुंह में एम्बिलिकल कॉर्ड या उसका फ्लूइड चला जाता है या और कोई इस तरह का टॉक्सिक एकदम से अंदर चला जाता है ड्यूरिंग बर्थ, तो उसकी वजह से भी यहां पे बच्चे में हाइपोक्सिया या हम कहें एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी या हम कहें वो मस्तिष्क पे प्रभाव डाल सकते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बर्थ अस्पेक्सिया भी बोला जाता है, तो इसको ही बोला जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, बर्थ अस्पेक्सिया। ये जन्म माता के गर्भ में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, दौरान भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। क्या आज कोरोना टाइम में लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई? और क्यों? क्योंकि वहां पे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वो संकुचित हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता। तो बच्चे का जब प्रीमेच्योर बर्थ होता है तो उस दौरान वो भी सांस ठीक से नहीं ले पाता, वो भी डेवलप नहीं है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी उसमें हो सकती है। डिफिकल्ट लेबर, यहां पे लेबर पेन, इसलिए यहां पे देखिए ये ठीक से लेबर पेन यहां पे ना हो तो भी वहां कष्ट हो सकता है, यानी डिफिकल्टी जन्म देने में अगर माता को यहां दिक्कत आती है तो उसका प्रभाव सिर्फ माता पे ही नहीं है, बच्चे पे भी आ सकता है। फिर यहां फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स डिलीवरी क्या होती है कि यहां एक स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे यहां पे हम कहें बच्चे का जन्म करवाया जाता है, जो अक्सर यहां डिलीवरी के दौरान बच्चे और डॉक्टर यूज करते हैं। ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट लुक्स लाइक ए पेयर ऑफ सीजर बट नॉट शार्प, सीजर की तरह है लेकिन वो शार्प नहीं होता। फोर्सेप्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर होल्डिंग थिंग्स फ्रीली, यानी उनको होल्ड करने के लिए, वो चीजों को वहां पे जन्म के दौरान होल्ड करने के लिए इसका यूज करता है, दैट इज फोर्सेप्स डिलीवरी। फिर रेस्पिरेटरी डिजीज, ये मैंने बताया कि यहां पे अगर बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहां पे हो जाता है तो भी यहां बच्चे में सीपी होने के चांस हैं। तो दो तरह के कारण आपने पढ़े, प्रीनेटल, पेरीनेटल। अब जी बात करते हैं पोस्टनेटल। ये पोस्टनेटल में क्या है? देखिए जन्म के ठीक ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले और उसके तुरंत बाद ही हो, उसके कुछ समय बाद तक भी हो सकता है, जैसे शेकन बेबी सिंड्रोम में हम पढ़ेंगे। तो यहां पोस्टनेटल में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन बाद में भी हो सकती है। इसके अलावा यहां हेड इंजरी। अब एक होता है बर्थ इंजरी, बर्थ इंजरी होता है जस्ट आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के दौरान यदि कोई इंजरी आई बच्चे को उसको बोलेंगे बर्थ इंजरी। लेकिन यहां 5-6 महीने बाद, 2-4 महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद लगती है, उसको बोलते हैं हेड इंजरी। आज आपको चोट लगती है, दैट इज हेड इंजरी, नॉट बर्थ इंजरी। लेकिन गर्भ अवस्था से जब बच्चा आया उस दौरान जो इंजरी हुई थी वो बर्थ इंजरी थी। फिर हाई फीवर या हम कहें नियोनेटल मिनीगिट्स, तो यहां पे नवजात जो दिमागी बुखार हो जाते हैं, यानी बच्चों को कई बार जो शिशु होते हैं, छोटे से बच्चे, यानी जो जन्म से 2 साल का पीरियड है, उस दौरान यदि बच्चे को कोई दिमागी बुखार हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मेंटल फैकल्टी क्षतिग्रस्त हो सकती है, उसकी वजह से भी यहां पे बच्चों में सीपी या सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। सीवियर जॉन्डिस, तो जॉन्डिस की वजह से भी सीवियर कैटेगरी का अगर मैं बात करूं, अगर गंभीर रूप से बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, इसकी वजह से भी बच्चों में यहां पे क्या होगा? सेरिब्रल पाल्सी विकसित हो सकती है। तो जॉन्डिस की बात करें, सीवियर, यानी उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सीवियर होनी चाहिए। फिर स्ट्रोक ड्यू टू अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, ब्लड क्लॉट्स और इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, इसकी वजह से, यानी अगर कोई यहां ब्लड वेसल या इस तरह की चीजों में हम बात करें जो हमारी धमनियां इस तरह से क्लोटिंग उनमें हो जाती है, तो भी यहां बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी होने के चांस होते हैं। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए पेपर में पूछते हैं, एक पोस्टनेटल स्टेज में शेकन बेबी सिंड्रोम होता है। शेकन बेबी सिंड्रोम है क्या? आप शेक सुना होगा, शेक जिसमें आप बनाना शेक या मैंगो शेक इस तरह से उसको आपने दूध डाला और इसको हिला देते हैं, बिल्कुल हिला देते हैं, मिला देते हैं उसको। तो जैसे बच्चे को हम इस तरह से हिलाएं या खिलाते समय उछालते हैं, हिलाते हैं, गुदगुदाते ऐसे हैं, तो ऐसे में ऐसा करना साइकोलॉजिकल या हम कहें मेडिकली ठीक नहीं है, उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो काउंट किस में होता है? शेकन बेबी सिंड्रोम। इसमें देखिए डिटेल में थोड़ा सा आप पढ़ें इसको, शेकन बेबी सिंड्रोम है क्या। इसमें शेकन बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि शेकन बेबी सिंड्रोम शिशु या बच्चे को हिंसक रूप से, हिंसक यानी जैसे हम एक वायलेंट तरीके से, अच्छा अब हिंसक कैसे? आपके लिए वो प्रेम हो सकता है लेकिन बच्चा तो उसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहा, बच्चा तो सहज महसूस नहीं कर रहा, उसके लिए तो क्या है? हिंसक ही है। तो यहां पे शेकन बेबी सिंड्रोम शिशु या बच्चे को हिंसक रूप से हिलाने के कारण होने वाला बाल मस्तिष्क चोट का एक गंभीर रूप है। इस हिलाने से बच्चे के मस्तिष्क में गंभीर चोटें आ सकती हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए, जोर से उछालना या हम कहें तेज तेज हिलाना, लगभग 5 सेकंड तक जोर जोर से आप हिला देते हैं तो शेकन बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बच्चे में बढ़ जाते हैं।
शेकन बेबी सिंड्रोम हिलाने के 5 सेकंड से भी कम समय में हो सकता है। 2 साल की कम उम्र के बच्चों में हिलाने डुलने की चोटें सबसे अधिक बार होती हैं, लेकिन 5 साल के बच्चों में भी ये चोटें देखी जा सकती हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बच्चे को सहजता से रखें, प्रेम से रखें। खिलाने के और भी तरीके हैं, शेकन बेबी सिंड्रोम ही क्या चाहिए आपको, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये ऐसा ना करें बच्चे के साथ। अब इसके साथ जी हम आगे हैं क्वेश्चन वाले पोर्शन पे। हालांकि अभी मैंने टाइप्स की बात नहीं की, उपचार की बात नहीं की, क्योंकि एक क्लास में इस पे और लेना चाहता हूं, और करना चाहता हूं बेहतरीन एक सेशन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि सीपी एक क्या है, क्या ये क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है, यानी चिरकालिक विकलांगता है, क्या ये अनुवांशिक अंशकालिक पार्शियल विकलांगता डिसेबिलिटी है, या उपचारणीय ट्रीटेबल विकलांगता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पे आपको ध्यान रखना है जो सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी, अगर यहां पे सीपी की बात की जाए तो यहां पे ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिजीज है, यानी चिरकालिक है, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। यानी सीपी क्या है, चिरकालिक, अंशकालिक नहीं है। अंशकालिक होता है कि थोड़ी समय के लिए, कुछ अवधि के लिए, ऐसा नहीं है। और ट्रीटेबल यानी इसको क्योर किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि यथास्थिति बनी रहती है, यह बात ध्यान में रखनी थी, ये चिरकालिक होती है, यह आपका राइट आंसर होगा। क्रॉनिक क्वेश्चन मुझे इंग्लिश मीडियम में ये पेपर नहीं मिला, वरना मैं आपको जरूर ये भी दिखाता, लेकिन हिंदी से काम चला लें, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, लैंग्वेज बाद में। यहां आगे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपी का एक कारण हो सकता है। कोज पूछा है, कारण पूछा है, इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहां दिमागी बुखार, बिल्कुल यहां पे मैंने बात की थी, हाई फीवर, नियोनेटल फीवर की बात करें, दिमागी बुखार हो सकता है बच्चे को। जन्मजात मानसिक आघात, यदि मान लो जन्मजात कोई मेंटल इंजरी या इस तरह ट्रॉमा हो जाता है, या शेकन बेबी सिंड्रोम, ये यहां तीनों कारण हो सकते हैं। लेकिन कौन सा एक कारण नहीं है, वो है अस्थमा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा यहां पर किसका कारण नहीं है, सीपी का। सीपी अस्थमा के कारण बिल्कुल नहीं होता। शेकन बेबी इससे होगा, जन्मजात आघात लगा उससे होगा, जन्मजात जो पेरिनेटल और दिमागी बुखार है उसकी वजह से हो सकता है। अब ये सब आपने जान लिया। अब जी आगे बात करते हैं कि सीपी की संलग्न स्थितियां, एसोसिएटिव कंडीशन, कोमोर्बिडिटी, या हम कहें अदर कंडीशन और क्या हो सकती हैं। इसमें और कौन सी कंडीशन, देखिए एमआर हो सकता है, बिल्कुल शामिल है। यहां पे सुनने और देखने में बाधा बिल्कुल हो सकती है। और एक रीजन मैंने आपको बताया था, एएसडी भी हो सकता है। अगर फिर भी आपको किसी बुक में एएसडी पढ़ने को नहीं मिलता, मैंने हालांकि बता दिया, लेकिन आप कहते हैं जी हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा, अरे 2 पॉसिबिलिटी तो वैसे भी बन रही हैं, तो यहां पे ना तो ये हो सकता अकेला ना ये, तो यहां उपयुक्त सभी आंसर होना चाहिए। जो राइट आंसर बनना चाहिए वो ये होना चाहिए। और मैंने बताया कि जब सुनने देखने और रिटार्डेशन इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो बच्चे में ऑटिस्टिक फीचर डेवलप लाजमी है हो जाए, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं रहेगा, सोशल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा उसमें। इतना बच्चे में अगर मानसिक विकास नहीं हुआ तो वहां सोशल पार्टिसिपेशन भी घट जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं, सीपी से खालिस्तान से संबंधित है। सेरिब्रल पाल्सी किसकी बात करें, सेरिब्रल पाल्सी किससे संदर्भित है? क्या यह एक समस्या या कमजोरी है, एक समस्या की कमजोरी है, या मस्तिष्क के भाग पर किसी चीज से कोई इंजरी, या हम कहें मस्तिष्क के किसी भाग में कोई डैमेज या इस तरह से है, यानी मस्तिष्क के भाग पर किसी चीज से, या मांसपेशियों में चोट से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, अरे सिंपल सा आंसर बनेगा कि यहां पे ये कोई समस्या नहीं है, ये मांसपेशियों में चोट नहीं है, हाथ पैरों में चोट लगना सीपी नहीं होता। यहां तो मस्तिष्क के किसी भाग पर यदि कोई इस तरह की चीज हो जाती है, उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। अब जी आगे हम बात करते हैं कि एक शब्द यहां पे सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था, यानी शब्द सीपी खालिस्तान द्वारा दिया और प्रसिद्ध किया गया, तो यहां पे विलियम ओसलर, प्रसिद्धि इसको मिली थी विलियम ओसलर के काम में। यानी यहां पे जब उसने डजन ऑफ सीपी केसेस को स्टडी किया, एनाउंस किया, क्लासिफाई किया, अंडरलाइन कॉज बताई उसके, तो यहां पर ध्यान ये रखना है जो प्रसिद्ध हुआ वो सर विलियम ओसलर के काल में हुआ था। और विलियम ओसलर कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। अब जी आगे बात करें, वह व्यक्ति जिसने पहली बार सीपी को पृथक किया, यानी पहली बार इसने अलग किया दूसरी बीमारियों से सीपी को, तो ये व्यक्ति कौन थे, ये थे डॉक्टर विलियम जॉन लिटल। यानी विलियम जॉन लिटल ने सबसे पहले यहां पर क्या किया था, सीपी को दूसरी जो बीमारियां थी
वह हम कहें क्लिनिकल जो हमारा सेटअप था उसमें इसको अलग से एक विकार के तौर पे उसने पहचान दिलाई थी। तो जी इसी के साथ आज ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है जितनी मेहनत से मैंने आपको ये पढ़ाया है उतनी मेहनत से आप भी इसको समझेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। आप सबने मेरी बात को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद।